हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का ई दृष्टि घटना चक्र के करंट अफेयर सीरीज में स्वागत है। यहाँ पर हम घटना चक्र ई दृष्टि को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपका एक साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा अगर आप इस मैगजीन की सभी वीडियोस को देखते हैं। आज की वीडियो में हम नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल करंट अफेयर की आज आपकी दूसरी क्लास है। एक क्लास आपकी ऑलरेडी आ चुकी है और लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इन दोनों क्लासेस में आपका नेशनल करंट अफेयर पूरे एक साल का काफ़ी अच्छे से कवर करवा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको इन दोनों ही क्लासेस को काफ़ी अच्छे से देखना है और आपका नेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। ये मैगजीन आपकी मार्केट में लेटेस्ट मैगजीन आई हुई है जिसे हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार आपको इस मैगजीन का इंडेक्स दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर दिया गया है जिसे हम अभी कवर कर रहे हैं। देखिए, ये सब आपका पूरा पोर्शन नेशनल करंट अफेयर का है। तो इसे हमने सिर्फ 2 क्लासेस में यहाँ पर कवर कर दिया है। देखिए, दूसरा जो आपका क्लास आने वाला है वो आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर पर आएगा। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर आपकी अगली क्लास होगी जिसे हम एक वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। देन इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर आपकी एक क्लास आएगी जिसे एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। देन साइंस टेक के करंट अफेयर को हम डिस्कस करेंगे और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर भी आपका ओनली एक वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको इस चैनल पर लगातार वीडियो को देखते रहना है। नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए ताकि जैसे ही कोई भी लेटेस्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच जाए। चलिए फिर अभी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को डिस्कस किया था। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है इसे काफ़ी अच्छे से हमने समझा था। चलिए, रिवीजन के लिए इस न्यूज़ को हम दोबारा से डिस्कस करेंगे और देन अपनी फाइनली नेक्स्ट न्यूज़ पर आएंगे। देखिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या था, एक बार फिर से देखिए। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। तो आप देख सकते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2022-23 में ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की घोषणा कर दी थी। इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को कवर करने की परिकल्पना की गई है जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, उन गांवों को कवर किया जाएगा जो आपके उत्तरी सीमा यानी कि नॉर्दर्न बॉर्डर के पास हैं और अक्सर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसीलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इन विलेजेस पर, इन गांवों पर स्पेशल फोकस दिया जा रहा है। देखिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया गया है इसे? 10 अप्रैल 2023 को। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबीतू से लॉन्च किया गया है। तो आपसे यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को कौन से गांव से, कौन से राज्य के कौन से गांव से लॉन्च किया गया है? आपको याद रखना है, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का एक सीमावर्ती गांव है किबीतू। इसे यहां से लॉन्च किया गया है। उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान की थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस अवधि के लिए इसका वित्तीय आवंटन 4800 करोड़ रुपए है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड तथा संघ शासित प्रदेश लद्दाख को कवर किया जाएगा। देखिए, सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है जिसमें से 455 गांव अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह कार्यक्रम चिन्हित सीमावर्ती गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी सीमावर्ती गांव हैं वहां पर विकास नहीं हो पाता है, इसीलिए यह कार्यक्रम इन गांवों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इससे इन गांवों से लोगों के पलायन को रोकने में मदद मिलेगी और सीमा की सुरक्षा बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वाइब्रेंट विलेज
एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन के द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यह था आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए हमने इस वीडियो में भी इस न्यूज़ को दोबारा से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अभी बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। देखिए, आप सभी ने देखा कि इस साल 2023 के अंदर काफ़ी सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा जाता है, जो कुछ भी आपका चर्चा में रहता है वहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मेघालय में कितनी विधानसभा सीट है, नागालैंड में कितनी विधानसभा सीट है। क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, इसीलिए हमें इसे अच्छे से देखना है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखिए, भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकार और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराए गए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है। देखिए, 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये 3 राज्य हैं मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा। तो चलिए बात करते हैं एक एक राज्य की, स्पेसिफिक राज्य की अलग अलग बात करेंगे। वहां पर क्या रहा, कौन जीता। देखिए, सबसे पहला राज्य है आपके सामने मेघालय। तो 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 15 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेघालय में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60। तो यहाँ पर 60 है। ज्ञातव्य है कि मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इन 60 सीटों में से 55 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, और जबकि अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान दर्ज किया गया। वर्ष 2018 के चुनाव की तुलना में इसमें 0.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। चुनाव परिणाम के अनुसार मेघालय में कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी यहां पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर सामने आई है। देखिए, 7 मार्च 2023 को कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रिस्टोन टाइनसोंग तथा स्नी आवभलंग धर ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा 9 मार्च 2023 को नेशनल पीपुल्स पार्टी के थॉमस संगमा को 11वीं मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पर आप मेघालय के प्रमुख चुनाव परिणामों को एक नज़र में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको पार्टी दी गई है, दूसरी तरफ आपको विजित सीटें दी गई हैं, और यहाँ पर आपको मत प्रतिशत दिखाया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे टॉप पे जो पार्टी यहाँ पर उभर कर आई है वह है आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी ये कहाँ की है, कौन से राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है यह आपकी मेघालय से संबंधित है। और इसने टोटल कितनी सीटें जीती हैं? तो 26 सीटें इसने जीती है। टोटल मत प्रतिशत 31.49 यानी कि 49 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी पार्टीज भी आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा राज्य है आपका नागालैंड। अभी हम नागालैंड के चुनाव परिणामों की बात करेंगे। देखिए, 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। राज्य में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। देखिए, अभी हमने मेघालय की बात की थी, मेघालय में भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 थी, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नागालैंड में भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है, जिसमें से 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं।
हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव संपन्न हुए, जबकि अकुलूटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी घोषित किए गए। वर्ष 2023 के चुनावों में राज्य में भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। भारतीय जनता पार्टी कुल 12 सीटें, जबकि एनडीपीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 के चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई हैं और यह उपलब्धि एनडीपीपी की हेकानी जखालू ने प्राप्त की है। तो हेकानी जखालू का नाम आपको याद रखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दीमापुर थर्ड निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित की गई हैं। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहोतु ओनुओ क्रूज भी पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुई हैं। 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो ने 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 मार्च 2023 को सेरिगेंड लोंग कुमेर ये 14वीं नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। देखिए, यहाँ पर आप नागालैंड के प्रमुख चुनाव परिणाम को एक नज़र में देख सकते हैं इस टेबल के माध्यम से। तो यहाँ पर पार्टी आप देख सकते हैं, सबसे टॉप की पार्टी यहाँ पर रही है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जिसने टोटल 25 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीटों पर विजय प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा तीसरा राज्य है यहाँ पर त्रिपुरा। चलिए त्रिपुरा के चुनाव परिणामों की बात करते हैं। 12वीं त्रिपुरा विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 22 मार्च 2023 निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि त्रिपुरा में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या 60 है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की होगी, यहाँ पर हमने 3 राज्यों की बात की है, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, और इन तीनों ही राज्यों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? 60 है। यहाँ पर टोटल विधानसभा सीट यहाँ पर 60 है, इन्हें आपको याद रखना है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछा जाए, इसीलिए आपको इसे मिस नहीं करना है। देखिए, जिसमें से 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए तथा 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका क्षेत्रीय सहयोगी रहा इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा कुल 33 सीटें जीतने में सफल रहा। इसके अलावा 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मानिक साहा ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? यह भाजपा नेता है मानिक साहा, यह आपके त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बने। देखिए, 24 मार्च 2023 को भाजपा के विधायक विश्व बंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। यहाँ पर आप त्रिपुरा के चुनाव परिणाम को एक नज़र में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपकी टॉप की पार्टी रही है भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को टोटल 32 सीटें विजयी हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हुए थे, इन्हें हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है, कितनी सीट है, कौन जीता है, कब चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं, तो सब कुछ हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है। चलिए अभी अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से आपको यहाँ पर समझना है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्रित करती है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के तहत प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना को एकत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं कि 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई और यह इस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कोज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। तो आप देख सकते हैं इन सभी ने मिलकर इसे संयुक्त रूप से तैयार किया है।
इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण वर्ष 2019 में प्रकाशित किया गया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े एवं मध्यम आकार के राज्य और छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट, मध्यम, मिडिल एवं खराब, वर्स्ट श्रेणी में विभाजित किया गया है। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है। आपको इसे याद कर लेना है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक भारत का श्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग को आपको स्पेशली याद रखना है। उत्तर प्रदेश इसमें अंतिम पायदान यानी कि 18वीं रैंक पर है। इसके अलावा छोटे राज्यों में सिक्किम 5.01 अंक के साथ श्रेष्ठ राज्य है। तो आप देख सकते हैं छोटे राज्यों में श्रेष्ठ राज्य कौन बना है, यह आपका सिक्किम है, जबकि गोवा अंतिम स्थान पर है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े एवं मध्यम आकार के शीर्ष और अंतिम 3 राज्यों की रैंकिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये आपके टॉप 3 स्टेट हैं। सबसे पहला आपका टॉप 3 स्टेट में है कर्नाटक, देन तमिलनाडु और तेलंगाना। तो ये आपके टॉप 3 स्टेट हैं। अंतिम 3 राज्यों की बात करें तो ये हैं आपके बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। देखिए, इसके अलावा विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक यहाँ पर दी गई है। 2022 पुलिस में रैंक देखें तो 15 है, जेल प्रणाली में 17, न्यायपालिका में 15 और कानूनी सहायता में 18। दोस्तों, आपको ये भी यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को किस आधार पर तैयार किया जाता है, कौन से ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें इसमें नोटिस किया जाता है। तो इसे हमने आपको बताया कि ये हैं आपके पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। अभी जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। देखिए, नेक्स्ट है आपका MV गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज। तो MV गंगा विलास क्या है, यह विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज बना है। चलिए इस न्यूज को काफी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई लगभग 20,275 किलोमीटर है। इन जलमार्गों से जल यातायात में वृद्धि तथा देश के आंतरिक भाग में पर्यटन की गंभीर संभावनाएं विद्यमान हैं। MV गंगा विलास इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज MV गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ से इसे लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया है आपका वाराणसी से। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुई। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों की यात्रा शामिल रही। ध्यातव्य है कि MV गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 हल्दिया से प्रयागराज तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 धुबरी से सदिया से होकर गुजरी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा, भगीरथी, हुगली नदी प्रणाली से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना है। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जा रही है, बस आपको इन्हें ध्यान से याद करते हुए चलना है। कुछ चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं। साथ ही यह क्रूज यात्रा कोलकाता से धुबरी तक इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरी है। यह यात्रा कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थलों, राष्ट्रीय उद्यानों, नदी घाटों और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका और असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का भ्रमण शामिल था, जिससे भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिला। पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। ज्ञातव्य है कि MV गंगा विलास पोत की लंबाई
62.5 मीटर, चौड़ाई 12.8 मीटर है। यह पोत प्रदूषण नियंत्रण तंत्र तथा सौर नियंत्रण प्रौद्योगिकी से युक्त होगा। तो यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट, पहला उच्च न्यायालय कौन बना है? तो यह है आपका केरल हाई कोर्ट। चलिए इसे समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 22 क्षेत्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम, तो कौन सी भाषा में? मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना है। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम में 2 निर्णय प्रकाशित किए। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी P चाली की खंडपीठ द्वारा दोनों निर्णय दिए गए। केरल उच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय भाषा मलयालम में प्रकाशित दोनों निर्णय यहाँ पर आपके दिए गए हैं। सबसे पहला निर्णय है व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय और दूसरा है चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय। ध्यातव्य है कि इन निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। तो फ्रेंड्स आपके लिए जो इम्पोर्टेंट था वो यही था कि कौन से हाई कोर्ट ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किया है। तो यह आपका केरल हाई कोर्ट है। इतना आपके लिए इनफ है। और आपके लिए यह भी जानना जरूरी था कि कौन सी भाषा? तो मलयालम भाषा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। देखिए भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया वर्णित नहीं है। अब तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती रही है। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला सुनाया है। देखिए न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 यानी कि असर रिपोर्ट के बारे में आपने अक्सर सुना होगा। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन रिपोर्ट है। देखिए असर की फुल फॉर्म क्या होती है? असर की फुल फॉर्म होती है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को गैर सरकारी शिक्षण संगठन प्रथम के द्वारा जारी किया जाता है। सबसे जरूरी आपके लिए यहाँ पर यही है कि असर रिपोर्ट को किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों इसे प्रथम संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम क्या है? प्रथम आपका एक गैर सरकारी शिक्षण संगठन है। भारत के लगभग सभी ग्रामीण जिलों में वर्ष 2005 से यह सर्वेक्षण संचालित किया जा रहा है। इसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि ग्रामीण भारत के कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं और कितने बच्चे आसान पाठ पढ़ पाने व बुनियादी गणित करने में सक्षम हैं। चलिए इस रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को यहाँ पर समझते हैं। देखिए 18 जनवरी 2023 को एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 जारी की गई। रिपोर्ट में ग्रामीण भारत के 3 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की नामांकन स्थिति दर्ज की गई है।
इसके साथ ही यह रिपोर्ट 5 से 16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की पढ़ने और गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों हेतु नामांकन दर एनरोलमेंट रेट विगत 15 वर्षों से 95% से ऊपर रहा है। यह आंकड़ा वर्ष 2018 से 97.2% से बढ़कर वर्ष 2022 में 98.4% हो गया है। वर्ष 2022 में 11 से 14 वर्ष आयु वर्ग की स्कूल में अनामांकित लड़कियों का आंकड़ा गिरकर 2% हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 राज्यों में 15 से 16 वर्ष आयु वर्ग के अनामांकित लड़कियों का अनुपात 10% से अधिक है। और ये 3 राज्य कौन से हैं? तो ये हैं आपके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। देखिए, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। तो विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन बना है? तो यह है आपका हुबली जंक्शन। इन्हें आपको याद रखना है। चलिए इसे समझते हैं ये क्या न्यूज़ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदलकर हुबली जंक्शन कर दिया गया था। पुनः सितंबर 2020 में इसे बदलकर SS हुबली जंक्शन किया गया। यह रेलवे स्टेशन दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो हुबली धारवाड़ कर्नाटक में है। तो ये कहाँ पर है? यह आपका कर्नाटक में है। इसे बस आपको ध्यान रखना है। कुछ पॉइंट इससे रिलेटेड देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसके अलावा 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई 1507 मीटर है। इससे पहले यह खिताब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित प्लेटफॉर्म के नाम था, जिसकी लंबाई यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप विश्व के 5 सबसे लंबे प्लेटफॉर्म भी देख सकते हैं। और दोस्तों, ये विश्व के सबसे लंबे 5 रेलवे प्लेटफॉर्म है। सबसे पहला है आपका हुबली जंक्शन, जो कि आपका कर्नाटक यानी कि भारत में है। दूसरा आपका गोरखपुर जंक्शन है, यह आपका उत्तर प्रदेश में है। तीसरा कोल्लम जंक्शन है, यह आपका केरल में है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 4th नंबर पर है आपका खड़गपुर जंक्शन, यह आपका पश्चिम बंगाल में है। देन स्टेट स्ट्रीट सबवे, यह आपका अमेरिका के शिकागो में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया है। तो यह है आपका विदिशा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे आपको स्टार लगाकर याद करना है। देखिए, 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला कौन बना है? तो यह आपका विदिशा है। देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र शामिल हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, इन्हें आप देख सकते हैं कि 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बन गया है। ज्ञातव्य है कि विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। तो विदिशा कहाँ का जिला है? यह आपका मध्य प्रदेश का जिला है। उल्लेखनीय है कि कुल 112 आकांक्षी जिलों में बिहार के 13 जिले शामिल हैं और बिहार के 13 जिले आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी कोल्लम। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो यह आपका कोल्लम जिला है। यहाँ पर आप इसे समझ सकते हैं कि भारत के संविधान के लागू होने के 70 वर्ष से अधिक समय बाद भी अधिकतर नागरिक इसके मूल्यों एवं इस दस्तावेज में समाहित गहन संकल्पनाओं से परिचित नहीं हैं। अतः संविधान के संदेश के प्रसार के उद्देश्य से सिविल सोसाइटी संगठनों, सरकारी एजेंसियों आदि ने सरल, सहज एवं लोकप्रिय क्रियाकलाप आधारित पहलों को लॉन्च किया है, ताकि नागरिकों को राष्ट्र निर्माण में योगदान हेतु सक्षम बनाया जा सके। देखिए,
14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। तो कोल्लम जिला इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। इस पॉइंट को आपको याद करना है। यह घोषणा केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना था। इस अभियान के तहत जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों को संविधान के मूल सिद्धांतों बेसिक प्रिंसिपल्स पर शिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से अधिक परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर कहा गया है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को काफी अच्छे से समझना है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। देखिए, 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की। तो इस मिशन को कब मंजूरी दी गई है? 4 जनवरी 2023 को। मिशन के लिए प्रारंभिक परिव्यय 19,744 करोड़ रुपए होगा। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित हैं। देखिए, देश में लगभग 125 गीगावाट की संबंध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है। तो क्या इसका उद्देश्य रहेगा? क्या परिणामों की हमें आशा है? तो आपने यहाँ पर देखा, सबसे पहला परिणाम कि देश में लगभग 125 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास किया जाएगा। इसके अलावा 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश किया जाएगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक जीवाश्म ईंधन की आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी आएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक और आपूर्तिकर्ता बनाना इसका उद्देश्य है। ग्रीन हाइड्रोजन तथा इसके व्युत्पन्न के लिए निर्यात अवसरों का सृजन करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी करना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश और व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। इसके अलावा रोजगार एवं आर्थिक विकास के अवसर पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी वायनाड। वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला कौन बना है? तो यह आपका वायनाड है। चलिए इसे समझते हैं, न्यूज़ क्या है। देखिए, अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, देखिए। जनवरी 2023 में केरल का वायनाड जिला सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। इन बुनियादी दस्तावेजों एवं सुविधाओं के अंतर्गत आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि शामिल हैं।
इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप दिया गया और उसे डिजी लॉकर खातों में सहेजा गया है। वायनाड जिला प्रशासन ने अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन अभियान के अंग के रूप में यह उपलब्धि हासिल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल। तो भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल कहाँ बनाई गई है, चलिए इसे देखते हैं। देखिए, जम्मू एवं कश्मीर को एक वैकल्पिक एवं विश्वसनीय परिवहन प्रणाली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने ऊधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के निर्माण की योजना तैयार की है। यह रेलवे लाइन कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगी। इस रेलवे लाइन का निर्माण ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। वर्ष 2002 में इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया था। ऊधमपुर से बारामूला तक की दूरी 272 किलोमीटर है, जिसे निम्न 4 खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 1 के तहत ऊधमपुरा से कटरा, खंड 2 के तहत कटरा से बनिहाल और तीसरे के तहत बनिहाल से काजीगुंड और खंड 4 के तहत काजीगुंड से बारामूला। तो इसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। देखिए, इससे पहले आपको इसे समझना होगा। देखिए, USBRL परियोजना के अंतर्गत अत्यधिक विषम तथा पर्वतीय भूभाग में बड़ी संख्या में सुरंगों एवं पुलों का निर्माण शामिल है। संपूर्ण परियोजना के अंतर्गत कुल 38 सुरंगों का निर्माण शामिल है। इनमें से सबसे लंबी सुरंग T49 है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। यह सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर स्थित है। रामबन जिला जम्मू एवं कश्मीर में स्थित T49 देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं T49 यह देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। यहाँ पर कुछ पॉइंट है, अभी इसी को समझते हैं। उल्लेखनीय है कि T49 एक ट्विन ट्यूब सुरंग है। इसके अंतर्गत मुख्य सुरंग तथा एस्केप सुरंग शामिल है। उल्लेखनीय है कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ही एक एस्केप सुरंग का प्रावधान किया गया है। यह एस्केप सुरंग आपात स्थिति में बचाव एवं बहाली कार्यों को सुगम बनाएगी। 15 दिसंबर 2022 को ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के कटरा बनिहाल खंड पर एस्केप टनल के निर्माण को पूरा कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई है। इस एस्केप टनल की लंबाई 12.895 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल है। यह एस्केप टनल घोड़े के नाल के आकार की है। यह एस्केप सुरंग कटरा बनिहाल खंड पर सुंबर और खारी स्टेशनों के मध्य स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। बस आपको यहाँ पर इतना याद रखना है कि स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये आपका तमिलनाडु है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, धर्मदम। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। आपको याद रखना है भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन बना है, तो यह आपका धर्मदम है। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं, ये आखिर न्यूज़ क्या है। देखिए, धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र केरल के कन्नूर जिले में स्थित है। सबसे पहले ये समझिए ये कहाँ पर है, तो यह केरल के कन्नूर जिले में है। यह केरल के 140 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 में यहां से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPIM के पिनरई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। देखिए, दिसंबर 2022 में केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। तो क्या मतलब है इसका? यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बना है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से शेष 63 वार्डों में भी पुस्तकालय स्थापित करने का कार्य पूर्ण हो गया है। देखिए, पुथुवाइल नारायण पनिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1996 में PN पनिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून को वाई नादिनम के रूप में घोषित किया था। इसके अलावा यहाँ पर आप विश्व का पहला
पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय भी देख सकते हैं। देखिए, हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। तो ये कहाँ पर लगाया गया है, बस आपको यहाँ पर इतना देखना है। तो भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, देखिए सबसे पहले समझिए कि तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है। तो तरल अपशिष्ट क्या है, यह है आपका जल का दूषित रूप है। इसे सीवेज भी कहा जाता है। इसे आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि कुल तरल सीवेज में लगभग 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। कुछ पॉइंट हैं, देखिए 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिड तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता प्रतिदिन 5 MLD है। देखिए, अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। फाइटोरिड अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीक है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, देखिए एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। तो कहाँ पर हो रहा है, दिल्ली में। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी केरल। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। आपको याद रखना है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है, तो ये है आपका केरल। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति को बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है। तो डिजिटल बैंकिंग के बारे में आप सभी जानते हैं, आप सभी यूज़ करते हैं इसे। तो यह पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों तक स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देती है बिना बैंक शाखा में उपस्थित हुए। तो ऐसा राज्य, देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य आपका ऐसा केरल बन चुका है। देखिए, 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था और अभी केरल पूरा राज्य बन गया है डिजिटल बैंकिंग में। देखिए, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन चुका है। और केरल का सबसे पहला जिला कौन सा था, तो ये था आपका त्रिशूर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्मार्ट कार्यक्रम। तो स्मार्ट कार्यक्रम क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, स्मार्ट की फुल फॉर्म होती है स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये इसकी फुल फॉर्म है, आपको फुल फॉर्म को भी ध्यान रखना है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाली एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लीपिडेमिया, रूमेटाइड आर्थराइट्स, मोटापा, मधुमेह, मैलेटिस, सोरियासिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर रिसर्च की जाएगी, ठीक है, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर रिसर्च की जाएगी स्मार्ट कार्यक्रम के अंतर्गत। 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है स्मार्ट कार्यक्रम का प्रारंभ कब हुआ है और किस उद्देश्य के साथ हुआ है।
तो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। देखिए, इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। तो यहाँ पर हम सोशल प्रोग्रेसिव इम्पीरियटिव यानी कि सामाजिक प्रगति सूचकांक को देखेंगे। ये 2022 का है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, वर्ष 2014 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव के साथ मिलकर सोशल प्रोग्रेस इंडिया नामक एक पहल लॉन्च की थी। वर्ष 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। तो ये 3 डायमेंशंस कौन से हैं, इन्हें आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। देखिए, तो इनमें बेसिकली 3 डायमेंशंस को ध्यान रखा जाता है। सबसे पहला बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, बेसिक ह्यूमन नीड्स। दूसरा है रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग। तीसरा है अवसर, अपॉर्चुनिटी। तो इन 3 डायमेंशंस को यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं। देखिए, 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई। तो किसके द्वारा इसे जारी किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस तथा वॉशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव द्वारा तैयार की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 707 जिलों को शामिल किया गया है। सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों को सामाजिक प्रगति के 6 स्तरों पर के तहत रैंक प्रदान की गई है। स्तर 1 है आपका वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस को यहाँ पर देखा जाएगा, अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति। दूसरे स्तर पर यहाँ हाई सोशल प्रोग्रेस, उच्च सामाजिक प्रगति को देखा जाएगा। तीसरे स्तर पर अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। चौथे स्तर पर लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस। देन आपका लो सोशल प्रोग्रेस, वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। तो इन सभी 6 स्तंभों को यहाँ पर देखा जाएगा। देश भर में पुद्दुचेरी को सर्वाधिक SPI स्कोर प्राप्त हुआ है, इसे आपको याद रखना है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का SPI स्कोर न्यूनतम है। तो सर्वाधिक किसे मिला है? पुद्दुचेरी को, और न्यूनतम किसे मिला है? झारखंड को। इन्हें आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टॉप 1 पर आपका पुद्दुचेरी है, देन लक्षद्वीप, गोवा, सिक्किम, और ये सब आपके यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है आपकी नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसे आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई है। किस क्षेत्र में? चलिए समझते हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करना, यानी कि गंगा नदी से प्रदूषण को समाप्त करना। दूसरा, राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान कर दी। यह मिशन वर्ष 2026 तक प्रभावी रहेगा। देखिए, 13 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता दी है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक के दौरान की गई है। देखिए,
नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। इस घोषणा के कारण ये पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन, सलाह और फंडिंग हेतु योग्य हो जाएंगी। ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। ध्यातव्य है कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक है। चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट है आपका गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। देखिए, हम यहाँ पर पूरे एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और एक साल के अंदर जितना भी आपका विधानसभा चुनाव हुए हैं, जो भी चर्चा में रहे हैं, इन्हें आपको जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। चलिए फिर देखते हैं इसे। देखिए, गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 18 फरवरी 2023 निर्धारित थी, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 8 जनवरी 2023 निर्धारित थी। अतः भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु मतदान 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ। जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव हेतु मतदान 12 नवंबर 2022 को संपन्न हुआ। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं गुजरात के चुनाव परिणाम की। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। यहाँ पर आपको याद रखना है गुजरात विधानसभा में टोटल कितनी सीट हैं, तो यहाँ पर टोटल आपकी 182 सीटें हैं। इनमें से 13 सीटें एससी के लिए और 27 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 64.33% मतदान हुआ। 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए। परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी भाजपा को राज्य विधानसभा में एक बार पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई है। देखिए, गुजरात विधानसभा चुनाव में यह भाजपा की लगातार 7वीं जीत है। उल्लेखनीय है कि गुजरात में भाजपा सर्वप्रथम मार्च 1995 में सत्ता में आई थी। वर्ष 2022 के चुनाव में कुल 182 सीटों में से भाजपा को 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए आम आदमी पार्टी 5 सीटें जीतने में सफल रही। 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। यहाँ पर आप गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणाम को एक नज़र में देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 182 सीटें हैं, जिसमें सबसे टॉप पर भारतीय जनता पार्टी रही है। टोटल इसने 156 सीटें यहाँ पर जीती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा के चुनाव में 5 सीटों पर जीत हासिल की, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस प्रदान कर दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम। देखिए, संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं। इन्हें आपको यहाँ पर याद रखना है। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें आपकी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक का सर्वाधिक मतदान प्रतिशत है। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासी गंग में 100% मतदान दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि तासी गंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित किए गए हैं। परिणाम के तहत राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता में वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। 11 दिसंबर 2022 को हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। यहाँ पर आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम को एक नज़र में देख सकते हैं। यहाँ पर टोटल 68 सीटें हैं। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई, 40 सीटें यहाँ पर मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 25 सीटों पर जीत हासिल हुई। तो ये थी आपकी गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से रिलेटेड न्यूज़, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपकी हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ। इसे आपको याद रखना है, हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए इसे समझते हैं। देखिए, पालतू याक अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु है, जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार, मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड में पाए जाते हैं। 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। देखिए, 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण यानी कि फांसी की फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा की गई थी। देखिए, फूड एनिमल यानी कि खाद्य पशु वे हैं जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फांसी द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर प्रणाली। देखिए, इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो पुलिस कौन सी सूची का विषय है? यह आपका राज्य सूची का विषय है। परंपरागत पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वहीं पुलिस कमिश्नर प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास होती हैं। देखिए, 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के ये 3 नए जिले होंगे प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज का, प्रीतिंदर सिंह को आगरा का, अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली, ये 7 जिले आप देख सकते हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज। तो ये आपके 7 जिले हैं जहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। यहाँ पर काफ़ी सारी स्टैचू की अभी हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की। तो स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी क्या है, किसको ये डेडिकेट की गई है और कहाँ पर है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, कैंपगोड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपगोड़ा के नाम से जाना जाता है। इन्हें आधुनिक बंगलोर का संस्थापक भी माना जाता है।
देखिए 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलुरु में श्री नाड प्रभु कैंपगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी के नाम दिया गया है। यह नाड प्रभु कैंपगौड़ा की कांस्य की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का उपयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार राम वी सुतार हैं। उल्लेखनीय है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी डिजाइन किया था। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा के नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। चलिए अभी बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ बिलीफ की। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है, देखिए 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। तो स्टैच्यू ऑफ बिलीफ आपकी भगवान शिव को समर्पित है। यह प्रतिमा कहां पर है? राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ या विश्वास स्वरूपम नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 369 फीट है। इस प्रतिमा में भगवान शिव को ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है। इस प्रतिमा के निर्माण में 3000 टन इस्पात तथा लोहे, 2.5 लाख घन टन कंक्रीट एवं बालू का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ पीस। चलिए स्टैच्यू ऑफ पीस को समझते हैं। 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। यह जैना आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज की प्रतिमा है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 151 इंच है। यह प्रतिमा अष्टधातु 8 धातुओं से निर्मित है, जिसमें तांबा मुख्य घटक है। यह प्रतिमा पाली राजस्थान में जैतपुरा स्थित विजय वल्लभ साधना केंद्र में स्थापित है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। चलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को देखते हैं। 5 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को राष्ट्र को समर्पित किया। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 11वीं सदी के महान दार्शनिक चिंतक भक्ति संत श्री रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा है। यह प्रतिमा शमशाबाद यानी कि हैदराबाद तेलंगाना स्थित त्रिदंडी चिन्नाजियर स्वामी आश्रम में स्थित है। तो ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ पर है आपकी? यह आपकी तेलंगाना हैदराबाद में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को हिंदी में समता मूर्ति नाम दिया गया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 216 फीट है। यह प्रतिमा पंचलोह 5 धातुओं के संयोजन से निर्मित है। ये 5 धातुएं स्वर्ण, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। थाईलैंड स्थित ग्रेट बुद्धा को बैठी हुई मुद्रा में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा माना जाता है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 302 फीट है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी। देखिए यहाँ पर जितना भी आपका फेमस स्टैच्यू है जो आपका किसी न किसी कारण न्यूज़ में रहता है, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे इन सभी से मिलाकर पूछा जाएगा। तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी क्या है, और आपको इनके बारे में सिर्फ 2 चीज़ें याद रखनी है। कोई भी स्टैच्यू हो वो किसको समर्पित है, किसकी स्टैच्यू बनाई गई है और कहाँ पर वो स्थित है। देखिए 12 अक्टूबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या जनपद में स्वामी रामा अनुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। इस स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी अर्थात मर्यादा मूर्ति नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की छोटी प्रतिकृति है। नेक्स्ट है आपकी स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू एवं कश्मीर। देखिए जुलाई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर में स्थापित स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था। श्रीनगर में स्थापित इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया है। 4 फीट ऊंची यह प्रतिमा शुद्ध सफेद मकराना संगमरमर द्वारा निर्मित है। इस प्रतिमा का वजन लगभग 600 किलोग्राम है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन। चलिए देखते हैं ये क्या है। देखिए फांसी द्वारा सभी भारतीयों को सुरक्षित, स्वस्थ और दीर्घकालिक आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ईट राइट इंडिया नामक आंदोलन संचालित कर रहा है।
ईट राइट इंडिया की टैगलाइन सही भोजन बेहतर जीवन है। ईट राइट रेलवे स्टेशन के नेतृत्व में ईट राइट आंदोलन इंडिया आंदोलन के अंतर्गत संचालित पहलों में से एक है। इसके अंतर्गत रेलवे स्टेशन पर स्थित सभी खाद्य विक्रेताओं को लक्षित किया गया है ताकि उनके द्वारा रेल यात्रियों, अधिकारियों, रेल स्टाफ आदि के लिए खाना पकाने, उसे परोसने के दौरान सुरक्षित रखरखाव के तरीकों के पालन को सुनिश्चित किया जा सके। इस पहल के तहत प्रमाणित किए जाने के लिए किसी निर्दिष्ट रेलवे स्टेशन पर सभी खाद्य विक्रेताओं को फांसी यानी कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए न्यूज़ ये है आपकी यहाँ पर 7 नवंबर 2022 को प्रयागराज रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला और उत्तर मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन है। इसके पूर्व उत्तर मध्य रेलवे के 2 रेलवे स्टेशनों क्रम से ग्वालियर और डबरा रेलवे स्टेशन को यह प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है। 14 नवंबर 2022 को उत्तर मध्य रेलवे के डभोरा रेलवे स्टेशन को तथा दिसंबर 2022 में कानपुर रेलवे स्टेशन को भी ईट राइट प्रमाणन प्रदान किया गया था। ज्ञातव्य है कि 3 दिसंबर 2019 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन को फांसी द्वारा देश के पहले ईट राइट स्टेशन के रूप में प्रमाणित किया गया था। दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन प्रमाण प्रदान किया गया। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक। चलिए इसे समझते हैं, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। देखिए उर्वरक यानी कि फर्टिलाइजर्स ऐसे पादप पोषक तत्व हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक रूप से अकार्बनिक रसायनों से किया जाता है। भारत में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक यूरिया का मूल्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। उत्पादक कंपनियां यूरिया को एक निश्चित एमआरपी पर बेचती हैं जो उत्पादन लागत का मात्र 10 से 20% तक होता है। शेष 80 से 90% तक उत्पादन लागत केंद्र सरकार उत्पादकों को सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराती है। अन्य उर्वरक जैसे कि डीएपी एवं आदि की कीमतें, एमओपी आदि की कीमतें आधिकारिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती। हालांकि ये उर्वरक सब्सिडी प्रणाली के अंतर्गत ही आते हैं। अभी तक सभी उत्पादक कंपनियां उर्वरकों को स्वयं की ब्रांड पहचान के साथ बिना केंद्र सरकार के योगदान के उल्लेख के बेच रही थी। देखिए अब क्या होगा, 17 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत प्रधानमंत्री ने भारत यूरिया बैग को भी लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत उर्वरकों के लिए एक ही ब्रांड और लोगो का उपयोग किया जाएगा। एक राष्ट्र एक उर्वरक, यह होगा आपका लोगो। इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी वाले उर्वरक पूरे देश में एक ही ब्रांड नाम यानी कि भारत के तहत विक्रय किए जाएंगे। अब यूरिया पूरे देश में केवल भारत ब्रांड के नाम से ही उपलब्ध होगा। स्पष्ट है कि भारत सरकार ने उर्वरक उत्पादक कंपनियों के लिए उनके उत्पादों का विपणन भारत ब्रांड नाम के अंतर्गत करना अनिवार्य कर दिया है। इससे उत्पादन करने वाली कंपनियों से निरपेक्ष पूरे देश में उर्वरक ब्रांडों का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन सुनिश्चित होगा। इस योजना के तहत कंपनियों को अपने उर्वरक बैग के केवल 1/3 स्थान पर अपना नाम, लोगो और अन्य प्रासंगिक उत्पाद संबंधी जानकारी प्रदर्शित करने की अनुमति होगी। शेष 2/3 स्थान पर भारत ब्रांड नाम और पीएम भारतीय जन उर्वरक परियोजना के लोगों को दिखाना होगा। देखिए यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम आदि के लिए एकल ब्रांड नाम क्रम से भारत यूरिया, भारत डीएपी और भारत एमओपी और भारत एनपीके आदि प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट न्यूज है आपकी हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला। देखिए पनबिजली यानी कि हाइड्रो पावर परियोजनाओं को उनके आकार के आधार पर आमतौर पर 2 खंडों में वर्गीकृत किया जाता है। छोटी और बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं। भारत में 25 मेगावाट या उससे कम क्षमता की पनबिजली परियोजनाओं को छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पुनः छोटी जल विद्युत परियोजनाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत की जाती हैं। सूक्ष्म 100 किलोवाट तक, लघु 101 से 2 मेगावाट तक, छोटी 2 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। इसके
अतिरिक्त 500 मेगावाट या उससे अधिक स्थापित क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को वृहद परियोजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अभी समझते हैं न्यूज़ क्या है। 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश में 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है। यह आधारशिला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में रखी गई है। इन पनबिजली परियोजनाओं में शामिल है, सबसे पहला है 48 मेगावाट की चांजू थर्ड पनबिजली परियोजना, दूसरी है 30 मेगावाट की देवथल चांजू पनबिजली परियोजना। देखिए, पीएमओ के अनुसार इन दोनों परियोजनाओं से वार्षिक 270 मिलियन यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा। नेक्स्ट न्यूज है आपकी बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला। चलिए इसे समझते हैं। भारत औषध उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा, जबकि मूल्य के आधार पर 14वां सबसे बड़ा उद्योग है। देखिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विश्व भर में निर्यात की जाने वाली कुल औषधियों और दवाओं में भारत का योगदान 3.5% का है। हालांकि इन उपलब्धियों के बावजूद भारत कुछ मूलभूत कच्चे माल जैसे बल्क ड्रग्स के आयात हेतु अन्य देशों पर निर्भर है। बल्क ड्रग्स को सक्रिय औषध सामग्री भी कहा जाता है। यह दवाओं के लिए एक प्रमुख घटक होते हैं जो इन्हें वांछित चिकित्सकीय प्रभाव प्रदान करते हैं। देखिए, 13 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री के द्वारा हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई। ध्यातव्य है कि पहले बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 10 अक्टूबर 2022 को गुजरात के भरूच जिले स्थित जंबूसर में रखी गई थी। देखिए, तो आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश के ऊना में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी मोढेरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव। आपको यहाँ पर इसे याद रखना है। देखिए, मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित है। यह गांव यहाँ स्थित सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर रूपेन नदी की सहायक नदी पुष्पावती के तट पर स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासन के दौरान किया गया था। उल्लेखनीय है कि मोढेरा को मुंडेरा आदि नामों से भी जाना जाता है। देखिए, 9 से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य प्रधानमंत्री ने गुजरात का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया गया है। आपके लिए ये न्यूज इतनी ही इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री ने मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर में हेरिटेज लाइटिंग का भी उद्घाटन किया। इस प्रकार यह मंदिर भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। सूर्य मंदिर और पूरे गांव को सौर ऊर्जा के माध्यम से संचालित करने वाली यह अपनी तरह की पहली परियोजना है। इस गांव में भू आधारित 6 मेगावाट क्षमता का एक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। गांव की सभी आवासीय एवं सरकारी इमारतों की छत पर सौर पैनल लगाए गए हैं। उल्लेखनीय है कि मोढेरा का सौरीकरण सूर्य ग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। यह पहला ऐसा गांव है जहां सौर ऊर्जा संचालित अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है। भारत की पहली ग्रिड संबंधित मेगावाट स्तरीय बैटरी ऊर्जा संग्रहण प्रणाली मोढेरा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 2.0 अवार्ड। चलिए इसे समझते हैं। स्वच्छता ही सेवा देश में स्वच्छता का स्तर बनाए रखने के लिए जनता द्वारा श्रम दान देने वाला एक पाक्षिक अभियान है। इस अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष 15 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान किया जाता है। 100 दिवसीय सुजलम अभियान को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 25 अगस्त 2021 को आरंभ किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य 1 मिलियन सोख्ता गड्ढों के निर्माण और अन्य धूसर जल प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर अधिक से अधिक ODF प्लस गांवों का सृजन करना था। सुजलम 1.0 अभियान का लक्ष्य 15 फरवरी 2022 को पूर्णतः प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि इस दौरान घरेलू एवं सामुदायिक स्तर पर 1 मिलियन से अधिक सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा चुका था। सुजलम 1.0 के अंतर्गत किए गए कार्य की गति को जारी रखने के लिए सुजलम 2.0 को लॉन्च किया गया था। सुजलम 2.0 अभियान सामुदायिक एवं संस्थागत स्तरीय धूसर जल प्रबंधन परिसंपत्तियों एसिड्स के निर्माण पर केंद्रित था। चलिए समझते हैं अभी न्यूज को। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 और 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित
प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया है। इसके अतिरिक्त ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा भी की गई है। देखिए, स्वच्छता ही सेवा 2022 में टॉप स्टेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे टॉप पर है आपका कर्नाटक, देन बिहार और लक्षद्वीप। सुजलम शीर्ष राज्य आप यहाँ पर देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, तमिलनाडु। सुजलम 2.0 के तहत टॉप पर है आपकी कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट न्यूज है आपकी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणाम घोषित किए। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की प्रथम वर्षगांठ को मनाया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में 4,354 शहरों का आकलन किया गया है, जिसमें 62 छावनी और 91 गंगा किनारे बसे शहर और नगर शामिल हैं। इस प्रकार स्वच्छ सर्वेक्षण का यह 7वां संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। चलिए बात करते हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राष्ट्रीय स्तर पर लगातार छठी बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। आपके लिए यही काम की न्यूज है। आपको याद रखना है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? इंदौर को, लगातार छठी बार। देखिए, इसके अलावा शीर्ष 10 शहरों की रैंकिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे टॉप पर आपका इंदौर है, जो कि मध्य प्रदेश में है। देन गुजरात का सूरत है, देन महाराष्ट्र का नवी मुंबई है, और फिर आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम। तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस आपको इन्हें याद कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसी श्रेणी में ईटानगर अरुणाचल प्रदेश को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी पीएम श्री स्कूल योजना। देखिए, 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल्स को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि 2022-23 से 26-27 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। पीएम श्री स्कूल छात्रों के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करेंगे। साथ ही 21वीं सदी के लिए महत्वपूर्ण कौशल से युक्त समग्र और पूर्ण विकसित व्यक्तियों का निर्माण और उनका पोषण करने का प्रयास करेंगे। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। देखिए, पीएम श्री स्कूल्स देश भर के 14,500 से अधिक स्कूलों के विकास के लिए एक नई योजना है। इसके तहत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश, स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित कुछ चयनित मौजूदा स्कूलों को सुदृढ़ बनाया जाएगा। ये आदर्श स्कूल, नमूना स्कूल, ये आदर्श स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे। साथ ही अपने निकटवर्ती अन्य स्कूलों को मार्गदर्शन भी प्रदान करेंगे। पीएम श्री स्कूलों को ग्रीन स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल पहलुओं जैसे सौर पैनलों, लाइट्स, एलईडी लाइट्स, प्राकृतिक खेती युक्त पोषण वाटिका, अपशिष्ट प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट इत्यादि को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नमस्ते योजना। चलिए समझते हैं नमस्ते योजना क्या है। देखिए, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। यह अधिनियम अस्वच्छ शौचालयों के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने या नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है। उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद अभी भी व्यक्तियों को बिना किसी सुरक्षा उपकरणों एवं सुरक्षा सावधानियों के नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई हेतु नियोजित किया जा रहा है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी भारतीय शहर मार्च 2024 तक स्वयं को सफाई मित्र सुरक्षित घोषित करें। देखिए, 17 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार द्वारा नमस्ते योजना को लॉन्च किया गया है। नमस्ते का पूर्ण रूप है मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई। तो नमस्ते की फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है
यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। नमस्ते योजना के वर्तमान चरण में 500 शहरों को शामिल किया जाएगा। इस योजना को 360 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 4 वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। नमस्ते योजना का उद्देश्य निम्न प्रमुख परिणामों को प्राप्त करना है। सबसे पहला, भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत न होना। स्वच्छता संबंधी सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा संपादित किया जाना। तीसरा, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना। स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित करना और उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना। सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्तीय विकास निगम नमस्ते योजना हेतु कार्यान्वयन एजेंसी होगी। देखिए, नेक्स्ट न्यूज है आपकी मंडला। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला। समझते हैं ये क्या न्यूज है। यूनेस्को के अनुसार कार्यात्मक साक्षरता किसी व्यक्ति की उन सभी गतिविधियों में संलग्न होने की क्षमता को संदर्भित करती है जिसमें उसके समूह और समुदाय के प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए साक्षरता की आवश्यकता होती है और उसे अपने तथा अपने समुदाय के विकास के लिए पढ़ने लिखने और गणना का उपयोग जारी रखने में सक्षम बनाती है। देखिए, 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल जिला मंडला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया। ध्यातव्य है कि इस उपलब्धि के साथ मंडला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। जिला प्रशासन द्वारा महिला साक्षरता और संपूर्ण साक्षरता के लिए वर्ष 2020 से मंडला में महिला ज्ञानालय और निरक्षरता से आजादी अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप 2 वर्षों के भीतर यह जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मंडला जिले की साक्षरता दर 66.9% थी। मंडला जिले की पुरुष साक्षरता दर 77.5%, महिला साक्षरता दर 56.4% थी। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर 69.3% है। नेक्स्ट न्यूज है आपकी स्माइल 75। चलिए समझते हैं स्माइल 75 क्या है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल नामक एक अम्ब्रेला स्कीम प्रतिपादित की गई है। स्माइल की फुल फॉर्म होती है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेज। तो यह आपकी स्माइल की फुल फॉर्म है, इसे आपको याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत निम्न 2 उप योजनाएं शामिल है। सबसे पहली, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास। देखिए, व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। दूसरी, भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना। तो इन 2 चीजों पर यहाँ पर मेन फोकस किया जाएगा। देखिए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल परियोजना हेतु वर्ष 2025 से 26 तक 100 करोड़ रुपए का कुल बजट आवंटित किया है। 12 अगस्त 2022 को स्माइल 75 पहल का शुभारंभ नई दिल्ली से किया गया। केंद्र सरकार ने स्माइल योजना के अंतर्गत भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की उप योजना को कार्यान्वित करने के लिए 75 नगर निगमों की पहचान की है। इसे ही स्माइल 75 पहल नाम दिया गया है। तो यहाँ पर 75 नगर निगमों की पहचान की गई है और इसे ही स्माइल 75 पहल नाम दिया गया है। स्माइल 75 पहल के तहत ये 75 नगर निगम विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, एनजीओज तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों के लिए कई व्यापक कल्याणकारी उपाय संचालित करेंगे। इस पहल का कार्यान्वयन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा किया जाएगा। जनगणना के अनुसार भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या पश्चिम बंगाल में है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि मार्च 2023 में नागपुर, महाराष्ट्र में भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट न्यूज है आपकी गति शक्ति विश्वविद्यालय। चलिए समझते हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बता दें कि ये आपकी गति शक्ति विश्वविद्यालय न्यूज़ ये आपकी आज की क्लास की लास्ट न्यूज़ होगी। यहाँ पर आपका नेशनल करंट अफेयर पूरे 1 साल का समाप्त हो जाएगा। चलिए पहले इसे समझते हैं कि गति शक्ति विश्वविद्यालय क्या है। वर्तमान में देश के परिवहन क्षेत्र में हो रहे बदलाव, एक ज्ञान भंडार के निर्माण
अनुसंधान कार्य के संचालन, सर्वोत्तम कार्य प्रणाली को तैयार करने, कौशल विकास को सुनिश्चित करने, क्षमता निर्माण की दिशा में कार्य करने और परिवहन क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने हेतु एक संस्थान यानी कि इंस्टीट्यूशन के निर्माण की मांग करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में गति शक्ति विश्वविद्यालय नामक एक विश्व स्तरीय बहुविषयक बहुआयामी और भविष्य उन्मुखी संस्थान की परिकल्पना की गई है। देखिए 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022 पारित कर दिया गया। ध्यातव्य है कि यह विधेयक लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2022 को पारित किया गया था। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया है। यह अधिनियम भारत में एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण और विस्तार कर रहे परिवहन क्षेत्र में प्रशिक्षित प्रतिभा की आवश्यकता की पूर्ति होगी। वर्ष 2022 का यह अधिनियम केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। वर्ष 2022 के अधिनियम के माध्यम से राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वडोदरा गुजरात को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान वर्ष 2018 में स्थापित एक डीम्ड विश्वविद्यालय है। दिसंबर 2022 में NRTI को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर उसका पुनर्नामकरण गति शक्ति विश्वविद्यालय के रूप में किया गया। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत में होगा। साथ ही यह विश्वविद्यालय भारत से बाहर भी अपने केंद्र स्थापित कर सकता है। गति शक्ति विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा रेल मंत्रालय के माध्यम से प्रायोजित और निबंधित है। यह परिवहन संबंधित शिक्षा, बहुविषयक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण पर केंद्रित भारत का पहला विश्वविद्यालय है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पूरे 1 साल का नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाता है। देखिए, हमने काफ़ी अच्छे से नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर कवर किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। ऐसे ही आपकी मैराथन क्लासेस जारी रहेंगी। अभी हमने अपने नेशनल करंट अफेयर को यहाँ पर पूरे 1 साल का काफ़ी अच्छे से कवर किया है। यह आपकी दृष्टि घटना चक्र की सीरीज़ है। अभी नेशनल करंट अफेयर के बाद जो आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी वो आपकी इंटरनेशनल करंट अफेयर पर होगी, जहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर करेंगे। उसके बाद एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक सभी के करंट अफेयर की क्लासेज आपकी आएंगी। मैराथन क्लासेज होंगी। 1 से 2 क्लासेज में आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर कवर कर दिया जाएगा। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी जाएगी, तो आपको सभी वीडियोस वहां पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।